ना अगर हम लोग मार्केट से एक मेटेरियल खरीद के लाते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ये डोमेन्स हैं जो कि रैंडमली अलाइन होती हैं। ना जैसे ही हम इसको रैंडमली अलाइन डोमेन्स को, जैसे ही यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जैसे ही हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं नॉर्थ साउथ और एक एच इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि डोमेन्स अपने आप को वापस से अलाइन कर लेंगी इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। यानी कि जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मार्केट से खरीद के लाएंगे और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के अंदर रखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये फील्ड जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर ले रहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा करके हमें क्या मिलता है, हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में एक मैग्नेट तैयार हो जाती है, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल था वो मैग्नेटाइज हो जाता है। नाउ ये उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक पोलैरिटी की बात करें तो वो सपोर्ट में आती है, यानी कि साउथ के सामने नॉर्थ और नॉर्थ के सामने साउथ। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हम मार्केट से लाए थे जो कि एक नॉन मैग्नेटिक था, वो मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है जैसे हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब तक सीख चुके थे, कुछ नया नहीं है, सब कुछ बता चुका हूँ मैं ना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भैया ये जो प्रोसेस है मैग्नेटाइजेशन का, क्या ये इंस्टेंट है या फिर कुछ डिले का है इसके अंदर सिग्निफिकेंस। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहना ये चाह रहा है, क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप मटेरियल जो खरीद के लाए हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको अगर आप एक एच इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो क्या ये प्रोसीजर इंस्टेंटली ये मैग्नेटाइज हो जाएगा या कुछ डिले रखेगा। यानी कि जो तुम मैग्नेट लेके आए हो वो इंस्टेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगी या कुछ समय लगेगा या कुछ डिले रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे हिस्टेरेसिस कर्व की, ठीक है, और जानेंगे बारीकियां हिस्टेरेसिस के बारे में। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या हमारा प्लॉट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये जो वर्ड आया है ये लैगिंग बिहाइंड, इसका मतलब क्या होता है, लैगिंग बिहाइंड मतलब छूटता हुआ। तो ग्रीक वर्ड जो लैगिंग, जिसका मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, तो समझ सकते हो हिस्टेरेसिस का ऑलरेडी मतलब है लैगिंग। ठीक, तो दिस इज लैगिंग इफेक्ट इज विजिबल इन मैग्नेट्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो हिस्टेरेसिस का जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, मैग्नेट में मिल जाएगा, एरोडायनेमिक्स में मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा फेमस हम यूज़ करते हैं शिमिट ट्रिगर। आपको याद होगा शिमिट ट्रिगर जब बनाते होगे तो वहाँ पे भी हिस्टेरेसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। तो हिस्टेरेसिस का जहाँ पे भी ये हिस्टेरेसिस वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, तो ये पॉसिबल फील्ड्स हैं जहाँ पे हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेट्स के ऊपर और चर्चा अपनी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस पे ही फोकस रखेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन की अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो मैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग BH कर्व ड्रॉ करके सीखते हैं उसको। हम मार्केट से अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके आए हैं और उसको हमने अभी किसी फील्ड के अंदर नहीं रखा है, तो वो अभी करेंटली पॉइंट ए पे एग्जिस्ट करेगा। ए पे मतलब उसके अंदर सारे डोमेन जो होंगे वो रैंडमली अलाइन होंगे कुछ इस तरीके से। नाउ जैसे ही हम उसके एक एच इंटेंसिटी अप्लाई करेंगे, तो एच इंटेंसिटी अप्लाई करने पे तुरंत ही क्या होगा, एक डोमेन जो होंगी वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि आप देख सकते हो हमने जैसे ही एच इंटेंसिटी, नाउ यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमने क्या करा, ये H1 इंटेंसिटी की फील्ड लगाई तो तुरंत ही हमें क्या मिला, B1 इंटेंसिटी की डेंसिटी मिल गई। यानी कि पहले केस में हमने कोई इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करी थी, तो हम ए पे हमारा सिस्टम था। जैसे ही हमने H इंटेंसिटी की फील्ड अप्लाई करी तुरंत ही हमें B1 इंटेंसिटी की फ्लक्स डेंसिटी डेवलप हो गई और मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम फिर और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। जैसे ही हम H को और बढ़ाएंगे, H1 से लेके H2 की तरफ ले जाएंगे, तो हम पॉइंट सी पे आ जाएंगे। तो ए से स्टार्ट करा था, ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वहां पे कोई भी किसी भी तरीके की आपको इंटेंसिटी देखने को नहीं, इंटेंसिटी अप्लाई नहीं करी थी, तो फ्लक्स डेंसिटी भी कुछ नहीं थी। फिर जैसे ही हमने क्या करा, एक H1 इंटेंसिटी लगाई तो B1 डेंसिटी मिल गई, बी पॉइंट पे आ गए, इंटेंसिटी और बढ़ाई, डेंसिटी भी और बढ़ गई और हम सी पॉइंट पे आ गए ना। अगर सी पॉइंट को देखेंगे तो सी पॉइंट पे लगभग लगभग सारे के सारे डोमेन जो होंगे वो अलाइन हो चुके होंगे काफी हद तक। ठीक, अब अगर इस पर्टिकुलर यानी कि सी पॉइंट के बाद भी अगर मैं फर्दर इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सैचुरेशन देखने को मिलेगा। यानी कि हम पहुंच जाएंगे पॉइंट डी पे। डी का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे डोमेन जो हैं वो अलाइन हो चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, एंड दिस स्टेट इज नोन एज इन सैचुरेशन स्टेट। ठीक, तो यानी कि अब यहां तक समझ में आ गया होगा। सो दिस स्टेज इज नोन एज सैचुरेशन, ये हो गया है सैचुरेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सैचुरेट कर लिया। पिछले लेक्चर के अंदर आपको याद होगा बड़े डिटेल में हमने चर्चा करी थी सैचुरेशन। तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, एक स्टेज होती है जिसके अंदर जितने के जितने ऑल डाइपोल्स या फिर कह सकते हैं जितने भी डोमेन्स हैं वो सब के सब क्या हो सके, ऑल डोमेन्स आर अलाइंड। ठीक है, सारे के सारे डोमेन जो होंगे वो अलाइन हो चुके होंगे। तो ये एक स्पेशल स्टेज होती है जो कि हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलती है। जब हम इंटेंसिटी को एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जितने डोमेन्स होते हैं वो सब अगर अलाइन हो गए तो फ्लक्स डेंसिटी फ्लैट हो जाती है। सो दिस इज द स्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी समझ में आ गई होगी। तो हमने करा क्या है, हमने
फेरोमैग्नेटिक मार्केट से खरीद के लाए, उसको हमने धीरे धीरे उस पर इंटेंसिटी अप्लाई करना शुरू करी, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, धीरे धीरे हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता चला गया और एक समय आया हम पॉइंट डी पे पहुंच गए जहां पे हमारा कर्व जो था वो सैचुरेट हो गया। एच बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन की तरफ हम लोग पहुंच गए। क्लियर हो गया। सो ये एरो क्या बता रहे हैं, ये एरो बता रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ये प्रोसेस को दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे एच बड़ा होगे वैसे वैसे क्या होगा, बी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। शुरुआत में ये कर्व लीनियर होगा एंड आगे जाके ये कर्व क्या होगा, ये कर्व जाके बेंट होकर सैचुरेट हो जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से कर्व देखो यहाँ तक कर्व जो है वो लीनियर है और यहाँ पे जाके क्या हो गया, फ्लैट हो गया है, या कह सकते हैं नॉन लीनियर हो गया है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि एच और बी दोनों एक साथ बढ़े। तो ये कर्व यहाँ पे लगभग लगभग लीनियर है और जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करा पॉइंट सी को, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो ये जो पॉइंट सी है इसे हम लोग नी पॉइंट भी कहते हैं, नी पॉइंट नोट कर लेना। सो ये हो गया आपका नी पॉइंट। आपने देखा होगा नी क्यों कह रहे हैं, देखो ये कुछ घुटने का लग रहा है। जनरली हम लोग अगर बात करें लेग की तो कुछ इस तरीके का हम लोग लेग बनाते हैं अपना, तो देखो ये जो होता है घुटना, इसको हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं। तो बस यहीं से हमने ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करा है। तो ये हो गया आपका नी पॉइंट। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसीलिए इस पॉइंट की बड़ी सिग्निफिकेंस है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि नी पॉइंट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, नी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे पहले कर्व लीनियर होगा और उस पॉइंट के आगे जाके कर्व जो होगा वो एकदम फ्लैट हो जाएगा, या कह सकते हैं नॉन लीनियर बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो एच, जैसे जैसे आप एच को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कर्व लीनियर देन नॉन लीनियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर नॉन लीनियरिटी को, इसकी वजह क्या होती है, नॉन लीनियरिटी की वजह होती है सैचुरेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जिस तेजी से आप एच को बढ़ा रहे हैं उस तेजी से हमारा कर्व फ्लक्स डेंसिटी बी जो है, एच को बढ़ाने से बी हमारी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। दिस इज द मेन रीजन जो जिसकी वजह से कर्व नॉन लीनियर हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जो सी पॉइंट है दिस इज योर नी पॉइंट, नी पॉइंट। इसके बाद कर्व जो होगा वो फ्लैट लीनियर ना रह जाके नॉन लीनियर कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। नाउ अब हम करेंगे इसको डीमैग्नेटाइज, यानी कि यहाँ तक का जो मैंने आपको बताया, अगर हम पीछे की बात करते हैं तो यहाँ तक मैंने आपको जितना भी बताया ये सारी चीज़ें हमने पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। हमने बीएच कर्व देख लिया, बीएच कर्व को कैसे बनाया था, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में लगभग लगभग कवर कर ली थी। सैचुरेशन भी और सैचुरेशन के एप्लीकेशन भी कवर करे थे। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने देख लिया कि भैया हमारा ये बीएच कर्व बन चुका है, यहाँ पे डी पे जाके सैचुरेट हो गया है। अब मैं कहूँगा आपसे कि ऐसा है भैया, अब मेरा मूड बदल गया है, जो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे थे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते, अब वो बंद कर दो, उसको वापस से न्यूट्रल कर दो। तो जब हम इसको न्यूट्रल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम वापस से नॉन मैग्नेटिक बनाते हैं, यानी कि वापस से जब उसके अंदर के जो डोमेन्स हमने अलाइन करवाए थे उनको जब हम वापस से रैंडम ले जाते हैं, यानी कि अभी क्या हुआ था, अगर हम इस स्टेज की बात करें तो देखो जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारी जो डोमेन्स थी वो कुछ इस तरीके से रैंडम थी, याद है आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा ना। जब हम डी पे पहुंचे तो यहाँ पे हमारी जितनी की जितनी डोमेन्स थी वो सब की सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुकी थी, ठीक है, ये भी सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को मैंने कहा मैग्नेटाइजेशन, यानी कि रैंडम डोमेन्स को एक ऑर्डर्ड डोमेन्स में या कह लो कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में, यानी कि अरेंजिंग डोमेन्स में, ऑर्डर्ड डोमेन्स में ले जाने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो गया। अब वापस से मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप ये जो ऑर्डर डोमेन्स हैं इनको वापस से रैंडम डोमेन में कन्वर्ट कर दो और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। यानी कि अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने डोमेन्स को अलाइन करवाया है उसको वापस से आप क्या करें, आप उसको वापस से कन्वर्ट कर दें, रैंडम जो डोमेन्स थी उन्हें वापस से रैंडम कर दें ना। ये जो प्रोसीजर होता है ना रैंडमनेस को वापस लाने का, इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो गया। तो पहले तो टॉपिक का मतलब समझना जरूरी है, कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। मेरे लेक्चर की यही खास बात है, मैं कुछ भी आपको मना करता हूँ रटने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। खैर वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो डीमैग्नेटाइजेशन, पहले तो मतलब समझो डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटाइजेशन का मतलब। तो एक कह सकते हैं एक रैंडमनेस से ऑर्डर्ड बिहेवियर की तरफ जाने के प्रोसीजर को हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन, और ऑर्डर्ड से वापस रैंडम जाने के प्रोसीजर को हम कहेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये पहले तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये कैसे करोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एच की वैल्यू को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर डी की बात करें तो डी पे हमारी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर सब की सब डोमेन जो है भैया वो अलाइन है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे,
हम लोग एच की वैल्यू को डीमैग्नेटाइज कैसे करोगे, हम कहेंगे एच को जो हमने बढ़ा रखा था ना 10-20 तक ले गए थे रेगुलेटर घुमा के, उसको वापस से 0 पे ले आएंगे। तो एच जो हमने बढ़ाया था 10-20-30 तक ले गए थे सॉरी, जो एच को हम लोग बढ़ा के 10-20-30 तक ले गए थे उसे वापस 0 पे ले आएंगे, तो क्या डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, करके देखते हैं। तो एच को हम लोग क्या करेंगे, एच को हम लोग रिड्यूस करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे एच को रिड्यूस करोगे तो आपका कर्व डी से वापस रिट्रेस होना शुरू करेगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी गई कि वो डी का जो रास्ता था ना, डी का रास्ता क्या था, डी तक पहुंचने का रास्ता क्या था, ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। लेकिन जब तुम इसे डीमैग्नेटाइज करोगे ना, तो ये जो कर्व है ये डी से इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको डी से सी, सी से बी और बी से ए की तरफ जाना चाहिए था। सो दिस इज द आइडियल प्रोसीजर, यानी कि जो होना चाहिए था, यानी कि जो आइडियली होना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, होगा ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कर्व क्या होगा, कर्व आपका इस तरीके से जाके सेपरेट हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे। तो इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। कर्व जो तुम्हारा, जब तुम इसको वापस ले जाओगे, जब इंटेंसिटी को हम कम करना शुरू करेंगे, तो कर्व सैचुरेशन स्टेज से सी पे ना जाके, सी बी पे ना जाके एक नए पॉइंट ई पे जाके रुक जाएगा। यानी कि क्या होगा, जैसे हम इसे डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो कर्व जो होगा वो डीमैग्नेटाइज होगा बहुत स्लोली, और जब हम इसकी एच की इंटेंसिटी को 0 कर देंगे तो एच 0 पर भी हमें फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं मिलेगी। दिस इज द प्रॉब्लम, समझ में आया। ये देखो हमने क्या करा, एच को यहाँ पे 0 कर दिया, एच को 0 कर दिया, पर देखो एच 0 पर भी कुछ डायपोल्स ऐसे हैं, डोमेन्स ऐसे हैं जो अपनी पुरानी प्रीवियस पोलैरिटी को मेंटेन रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे सेम के सेम रह गए। तो ऐसी स्टेज, यानी क्या होता है कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ डोमेन जो होते हैं वो अपने आप को, उसकी पुरानी पोलैरिटी को रिटेन कर जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड रिटेन। और यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे हमें मिलता है रेसिडुअल फ्लक्स। तो यहाँ पे हमें मिलता है रेसिडुअल फ्लक्स बी आर। ये रेसिडुअल फ्लक्स क्या है, ये रेसिडुअल फ्लक्स वजह है, किसकी वजह से मिला है ये ड्यू टू दीज डोमेन्स, यानी कि ये जो डोमेन्स होंगे जो कि अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करके रखेंगे, यानी कि जो उनको 0 हो जाना चाहिए था लीनियरिटी के हिसाब से वो नहीं होगा, वो अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करके रखेंगे, और उनकी रिटेन करने की वजह से रेसिडुअल फ्लक्स हमारे पिक्चर में आएगा। तो इसका रीजन क्या है, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है, ये द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिक डोमेन्स कह लो या डायपोल कह लो, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रिटेंटिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि कुछ डोमेन्स जो होंगे ये क्या करेंगे, ये रिटेन करके रखेंगे। वर्ड की बहुत कीमत है, 100 रुपए का कीमती वर्ड है ये रिटेन। तो हमने भी सीखा था कि भाई डोमेन जो होंगे वो अपने पोलैरिटी को रिटेन करके रखेंगे, मैग्नेटिक पोलैरिटी को, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपने क्या करा है, एच को 0 कर दिया। सोचो इसको जरा विजुलाइज करो, आपने इंटेंसिटी को 0 कर दिया, यानी कि हम लोग मार्केट से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके आए थे उसे मैग्नेटाइज करा, देन उसके बाद हमने एच को हटा दिया, एक्सटर्नल फील्ड को, तब भी कुछ डोमेन जो होंगे वो अपनी पोलैरिटी मेंटेन करके ले जाएंगे। एंड दिस, ये जो मेंटेन करने वाली पोलैरिटी है, द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटिक डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स को या डोमेन्स को, इसको डोमेन्स भी लिख सकते हैं, डोमेन्स को ये रिटेन करने की जो प्रॉपर्टी है, सेम डायरेक्शन, देखो जैसे ये थे बिल्कुल वैसे ही, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रिटेंटिविटी। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो जिसकी वजह से कर्व तुम्हारा ये नीचे ऐसे ना जाके कुछ ये चला गया, तो ये क्यों गया है, ये ड्यू टू रिटेंटिविटी के कारण। रिटेंटिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहेंगे रिटेंटिविटी। और ये जो फ्लक्स हमें मिलेगा जब हमने h इक्वल टू 0 पे, h इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे h इक्वल टू 0 है, तो h इक्वल टू 0 पॉइंट पे जितना फ्लक्स हमें मिलेगा, इस फ्लक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे रेसिडुअल फ्लक्स। याद आ रहा होगा, इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल हम लोग डीसी मशीन के अंदर भी कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप जी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं इसे स्टूडेंट एनालॉजी से समझाऊं तो बिल्कुल ऐसा ही है। हुआ क्या कि आप क्लास में पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चे, सारे के सारे बच्चे आपकी तरफ देख रहे थे, पहली स्टेज यानी कि डी में सैचुरेट हो गई थी क्लास, यानी कि 10 बच्चे थे, 10 के 10 आपको देख रहे थे। अब क्या हुआ, आप उस क्लास से चले गए, यानी कि h इक्वल टू 0। अगर तुम उस क्लास से चले गए और उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो आपके बोर्ड की तरफ ही देख रहे हैं, तो ये जो स्टेज होगी, यानी कि वो बच्चे जो बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे वो ये वाले बच्चे हो गए। हम कहेंगे ये क्या हो गए, ये रिटेन कर गए, यानी कि ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर गए। ये बोर्ड की तरफ देख रहे थे जब तुम क्लास में थे, और जब तुम क्लास से चले गए, h इक्वल टू 0 का मतलब टीचर क्लास से चला गया। जब टीचर क्लास से चला गया तब भी कुछ बच्चे पढ़ते रह जाएंगे, बोर्ड से कुछ नोट कर रहे होंगे, और उसको हम कहेंगे रिटेन करना।
तो इसी की वजह से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पिक्चर में आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपको ईजिली समझा, अगर समझ में आया है तो लाइक कर सकते हो यार, बहुत मेहनत लगती है इन सबको विजुअल बनाने में, विजुलाइज करवाने में और समझाने में। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अब हमने देखा कि कुछ जो हमने अभी तक केस सीखा कि भैया हमने इसको मैग्नेटाइज करा पहले तो मैग्नेटाइज तो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जब हमने उसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करी तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाया, बल्कि वो ई पॉइंट पे जाके अटक गया। वहां पे हमें क्या मिला? हमें मिला वहां पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं भैया, हमें चाहिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमें चाहिए कुछ भी उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट या डोमेन्स अलाइन ना रह जाए, यानी कि हमें टोटल रैंडमनेस चाहिए। अब ये क्या करेंगे? तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है यार, रो मत, हम लोग एक काम करते हैं, ये टोटल रैंडमनेस कैसे ला सकते हैं? हम लोग अब अप्लाई करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपको याद होगा, अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस करा था, तो भैया इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी अप्लाई करी जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगाई जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं, हम लोग मार्केट से जो फेरोमैग्नेटिक खरीद के लाए थे, हमने नॉर्थ साउथ लगाया तो इसके ऊपर नॉर्थ और इसके ऊपर साउथ आ गया और ये पूरी पूरी मैग्नेटाइज हो गई। अब हमने क्या करा, जब हमने इसके ऊपर ये जो मैग्नेटाइज हुई थी, इसके ऊपर से हमने ये साउथ और नॉर्थ को हटा दिया, तो हमने देखा फिर भी कुछ कुछ अमाउंट की हमें देखा यहाँ पे कि उसके अंदर डोमेन्स अलाइन रह गए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मुझे इसको जीरो करना है, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको हमें क्या करना है? जीरो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो कैसे कर सकते हैं? तो इस मैग्नेट को अगर मैं एक साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोलैरिटी की, देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ था यानी कि एच की डायरेक्शन ये, अब की मैंने इसे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट इंटेंसिटी में अप्लाई कर दिया, तो अपोजिट इंटेंसिटी, ये जो बचे कुछ डोमेन्स थे जो रैंडम रह गए, जो रैंडम नहीं हुए थे, जिन्होंने रिटेन कर लिया था अपनी पोलैरिटी को, ये उनको भी अलाइन करवा देंगे, और यही तो हम चाहते हैं। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट पोलैरिटी में रखेंगे, यानी कि माइनस एच, जैसे ही हम इसे माइनस एच में रखेंगे तो ये सारे के सारे डोमेन जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं। आई होप पिक्चर समझ में आ गई होगी ना। इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिवर्स मैग्नेटाइजेशन। सो ये जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है? रिवर्स मैग्नेटाइजेशन। रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एच की तरफ हम लोग काम करेंगे। शुरू करते हैं। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे। तो हम लोग रिवर्स फील्ड अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है? ई पे, ई पे अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट है हमारा ई। अगर ई को ध्यान से देखोगे तो ई में इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है कि हमारे पास कुछ डोमेन जो हैं वो रैंडम है, दीज आर रैंडम एंड दीज आर ऑर्डर्ड। ये क्या है? ऑर्डर्ड है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, एक सिंक्रोनिज्म में है। हमें क्या करना है? हमें इनको भी रैंडम करना है। टारगेट क्या है हमारा? इनको भी रैंडम करना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर हो गया? तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे। तो जरा अप्लाई करके देखते हैं। समझ में आ गया होगा? प्रॉब्लम समझ में आ गई? नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में एच लगाएंगे। जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में एच लगाओगे तो माइनस एच, तो ऐसे में क्या होगा, कर्व वापस से रिट्रेस करेगा, नीचे की तरफ आएगा क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेंडमनेस, जो ऑर्डर थे, ये जो कुछ ऑर्डर वाले थे, ये गायब हो जाएंगे। और अब क्या बनेगा, अब सारे के सारे डोमेन जो होंगे वो रैंडमली अलाइन हो जाएंगे। एक बार सारे डोमेन्स अगर रैंडम अलाइन हो जाएंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा एफ। नाउ अब बड़े ध्यान से देखना इस एफ को। अगर एफ की पॉइंट को देखें तो देखो ये सब रैंडम हो गए, ये क्या हो गए, सारे के सारे रैंडम हो गए। अब कोई भी ऑर्डर नहीं रह गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है? माइनस एच। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज माइनस एच 1। और यहाँ पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी कितनी? बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये जो माइनस एच लगाया है तुमने, इस प्रोसीजर को हम कहेंगे रिवर्स मैग्नेटाइजेशन। आई होप ये समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिक्चर से और ग्राफ से और थ्योरी से, तीनों से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई बीएच कर का लेक्चर इतने डिटेल में आपको समझा पाएगा। तो आई होप हर चीज़ क्लियर होती जा रही होगी। तो ये जो थोड़े से जो रिटेन करके ले गए थे अपने डोमेन को, उनको भी हमें न्यूट्रल करने के लिए एक रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी, और वो फील्ड जो है वो है एच। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ ये जो एच हमने लगाई है, इसका एक नाम होता है, इसको हम कहते हैं एच सी। और यहाँ पे इसका ये एच सी स्टैंड्स फॉर कोएर्सिविटी और कोएर्सिव फील्ड। यानी कि ये जो रिवर्स डायरेक्शन की फील्ड, यानी कि रिवर्स इंटेंसिटी की जो फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोएर्सिव फील्ड। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये बात अपने आप नोट जहाँ पे बना रहे हैं उसको नोट कर लें। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई कोएर्सिव फील्ड क्या होती है, कोएर्सिव फील्ड, ठीक है, या कोएर्सिविटी क्या होती है, ये भी पूछ लिया जाता है यार कभी कभी, कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फिनोमेना होता है, जिसके अंदर हम लोग जो रिटेन या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होती है फेरोमैग्नेटिक मेटल की, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या करा,
यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे ई पे, तो हमारे पास क्या था, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, रेसिडुअल बी, ठीक है, बी आर। इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे न्यूट्रल करने के लिए जो हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जो एच अप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस एच, जो रिवर्स मैग्नेटाइजेशन करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कोएर्सिविटी। और ये जो फील्ड अप्लाई की गई है एच सी, यानी कि वो रिवर्स फील्ड, यानी कि ये क्या हुआ, रिवर्स फील्ड। ये जो हमने रिवर्स फील्ड अप्लाई की है ताकि हम लोग ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर सकें, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी बी आर को भी जीरो कर सकें। तो ऐसा करने के लिए जो हमने माइनस एच अप्लाई की है, एच सी, दिस इज नोन एज कोएर्सिव फील्ड। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें यार, जल्दी से उसको लाइक करो। आगे चलते हैं। नाउ अब हमने रिवर्स मैग्नेटाइजेशन कर लिया, यहाँ तक आ गया। अब हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम कहेंगे ठीक है भैया, बड़ा अच्छा लगा यार, मजा आ गया एकदम रिवर्स मैग्नेटाइजेशन करके। और हमारा फेरोमैग्नेटिक मेटल जो हम लेके आए थे, जिसके अंदर कुछ डोमेन जो थे वो अटक के रह गए थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जो हम कह रहे थे उनसे कि भाई जीरो हो जाओ, पर वो नहीं हो रहे थे। फाइनली हमने उनको रिवर्स डायरेक्शन में हिला उला के, अप्लाइड फील्ड लगा के उन्हें रिवर्स डायरेक्शन में जब फील्ड लगाई तो वो सब के सब न्यूट्रल हो गए। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम कहेंगे हम रिवर्स फील्ड और बढ़ा दें, तब क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स मैग्नेटाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो रिवर्स मैग्नेटाइजेशन लगाया था, कोर्सिव फील्ड लगाई थी। कोर्सिव फील्ड मतलब अभी तक जो हमने फील्ड लगाई थी वो माइनस एच सी थी, ठीक है, यहाँ तक हमने लगाई थी। तो यहाँ तक हमने कितनी फील्ड लगाई थी भैया, हमने लगाई थी माइनस की एच सी। एच सी मतलब कोर्सिव फील्ड, ठीक है, ये फील्ड हमने लगाई थी। कोर्सिव फील्ड मतलब जो कि बी आर को जीरो कर सके ना। अब हम कह रहे हैं कि भैया इसके अगर हम इससे ज़्यादा फील्ड लगा देते रिवर्स डायरेक्शन में तब क्या होता, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम इससे ज़्यादा फील्ड लगाएंगे, ठीक, ये आ गई, यानी कि ये हम करेंटली हैं एफ पोजीशन पे। अगर एफ पोजीशन पे हमें रेंडमनेस मिल चुकी है, टोटल फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो चुका है और अप्लाइड इंटेंसिटी माइनस एच है। अगर हम यहाँ पे ना रुकें और एच को और बढ़ा दें रिवर्स डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे कर्व हमारा जैसा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, बिल्कुल वैसा ही एक लीनियरिटी को फॉलो करेगा। और ये लीनियरिटी फॉलो होकर फाइनली जाके जी पे ये हो जाएगा सैचुरेट। यानी कि जी पे अगर हम पहुंचेंगे तो जैसा हमने ए से बी, बी से सी, सी से डी पे जाके हुए थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एफ से जी की तरफ पहुंच जाएंगे। यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में अगर एच को मैं माइनस एच की तरफ बढ़ाता चला जाऊं तो बिल्कुल वैसे ही कर्व लीनियर जाएगा, देन नी पॉइंट पे आके रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेट कर जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो जी पे हमारा ये हो गया रिवर्स सैचुरेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो डोमेन कैसे अलाइन हो गई, ये सब इधर अलाइन हो गई रिवर्स। बी पे डी पे कैसे अलाइन थी, सबकी सब इधर अलाइन थी, ठीक है। तो देखो दीज आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये भी सैचुरेट है और ये भी सैचुरेट है। ये प्लस डायरेक्शन में पॉजिटिवली सैचुरेट है और ये नेगेटिव सैचुरेट है। सो दिस इज द पॉजिटिव सैचुरेशन, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नेगेटिव सैचुरेशन। आयु चीज समझ में आ रही होंगी यार, बड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। खत्म करने को 2 मिनट में मैं समझा सकता था बीएच कर, पर अगेन यार ये ऐसा अगर 2 मिनट वाला पढ़ना है तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है फिर मेरे वीडियो बनाने का। हमारा काम ही यही है कि हम आपको क्या करें, एकदम डिटेल में डिप करा के लाएं। एक बार गंगा नदी में बिल्कुल अंदर तक तो मैं डुबकी लगवा के लाना हमारा मेन काम है, और वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आईओ भी लेक्चर समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ हमने रिवर्स सैचुरेशन देख लिया ना। अब हम बात करते हैं डीमैग्नेटाइजेशन की, यानी कि वापस से हमने क्या देखा, हमने देखा कि कर्व हमारा जी तक पहुंच चुका है। अब जैसा हमने ऊपर करा था वैसा ही हम लोग इसको भी वापस से न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे ठीक है, सारे के सारे डोमेन्स हमारे अलाइन हो गए जी पे, और यहाँ पे हमें निगेटिव सैचुरेशन देखने को मिल गया। अब मैं कह रहा हूँ भैया वापस से, मुझे अब डर लग रहा है, वापस से भैया हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसे न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल कर दो। अब न्यूट्रल करने की कोशिश फिर से हम करेंगे, तो जैसा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो H इक्वल टू जीरो, हम क्या करेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब H को जीरो की तरफ ले जाएंगे। H को जब जीरो की तरफ ले जाओगे तो अगेन जैसा कि ऊपर हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कि कर्व को जब हम लोग H को जीरो ले जा रहे थे तो कर्व के कुछ डोमेन्स अटक के रह गए थे, जिसको हमने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोल दिया था। बिल्कुल वैसे ही क्या होगा यहाँ पर भी होगा, जब हम H को जीरो ले जाएंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में भी जब हम रिवर्स यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मेटल को जब हम मैग्नेटाइज करने की, डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे, तो अगेन ये कर्व जो होगा वो एच पे जाके अटक के रह जाएगा। एच पे क्या होगा कि कुछ डोमेन्स अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करके ले जाएंगे, ये होगी एच की पॉइंट। तो अगर हम बात करते हैं एच पॉइंट की, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एच पॉइंट की, तो देखो ये वाले जो डोमेन्स है ये क्या रहेगा, ये रिटेन कर लेगा अपनी
रिटेन कर ले गए अपनी कौन सी नेगेटिव एच को, यानी कि नेगेटिव फील्ड को रिटेन करके ले जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें माइनस का बी आर देखने को मिलेगा, रिवर्स फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो गया माइनस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया, ये अगेन आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से एनालिसिस निकल के आती है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल फॉरवर्ड साइकिल में नहीं मिलता है, यानी कि केवल फॉरवर्ड में ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा, रिवर्स में भी होगा, यानी कि जब तुम निगेटिव में ले जाके वापस लौटोगे ना, तब भी तुम्हें ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का सामना करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। रिटेंटिविटी क्योंकि दोनों जगह पाई जाती है, तो रिटेंटिविटी जब हम फॉरवर्ड जा रहे थे तब भी मिली थी, फॉरवर्ड से न्यूट्रलाइज पे आ रहे थे, और जब हम बैकवर्ड से न्यूट्रलाइज पाएंगे, यानी कि जब भी तुम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से न्यूट्रल अरेंजमेंट की तरफ जाओगे, यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस की तरफ जाओगे, तो तुम्हें रिटेंटिविटी नाम के राक्षस का सामना करना पड़ेगा। रिटेंटिविटी की कॉन्सेप्ट आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो रिटेंटिविटी है, ये दिस इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे तुम किधर भी इनको मैग्नेटाइज कर लो। ऐसा नहीं है, रिटेंटिविटी केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन के मैग्नेटाइजेशन पे ही काम नहीं करती, रिवर्स डायरेक्शन के मैग्नेटाइजेशन पे भी काम करती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मैग्नेटाइज करेंगे, उस रिटेंटिविटी को, उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, एच पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे, एंड देन यहाँ पे देखो, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा आगे निकल गए थे हम लोग, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये क्या हुआ, हमने जब एच को पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई करा तो ये कर्व तुम्हारा इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे हमारा बी आर माइनस बी आर इक्वल टू जीरो, यानी कि अब हमने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर दिया है। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितनी फील्ड की जरूरत पड़ेगी, एच सी, कोर्सिव फील्ड की जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव एच सी। पीछे किस फील्ड की जरूरत पड़ रही थी, माइनस एच सी। कोर्सिव फील्ड ये भी थी, कोर्सिव फील्ड ये भी थी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इतनी फील्ड तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी ना। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमने कर्व शुरू करा था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कर्व हमने शुरू करा था ए से और पहुंच गए हैं यहाँ पे, देख रहे हो। अब क्या होगा, यहाँ पे जाके खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार इस कर्व को एच को और बढ़ा दें, तब क्या होगा, यानी कि एच को हम यहाँ ना रोकें, एच को और बढ़ाते चले जाएं फर्दर। तो अब क्या होगा, अब कर्व तुम्हारा ये ट्रेस करेगा कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लीनियरिटी फॉलो करेगा कर्व, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख सकते हो ये चीज, यहाँ तक लीनियर फॉलो करेगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा ये। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द नॉन लीनियरिटी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका कर्व, यानी कि अगर हम ले जाते हैं नाउ, ये जो पॉइंट हमें निकल के आया डी, वापस से डी पे हमें इस तरीके का कर्व, इस तरीके का सैचुरेशन देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज योर, ये जो ग्रीन कलर का चमकता हुआ मैंने हाईलाइट करा है, दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व। आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो ये आपका निकल के आता है हिस्टेरेसिस कर्व, और ये रिप्रेजेंट करता है एच और बी के लेग को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा बन गया है हिस्टेरेसिस कर्व। तो हिस्टेरेसिस कर्व क्यों नाम दिया गया, मैंने अभी पीछे शुरुआत में बताया था हिस्टेरेसिस का मतलब। तो हिस्टेरेसिस का जो मतलब था, उसका मतलब था लैगिंग, यानी कि लैग, यानी कि पीछे होना। तो देख सकते हो कर्व की स्टार्टिंग करी हमने ए से, लेकिन कर्व एंड अप कहाँ हो रहा है जाके, यानी कि जब यहाँ गए देन वापस गए देन वापस आए, तो देखो कर्व ए से दूर हो गया। तो तुम देख सकते हो कि बी और एच के बीच में एक लैग है। ठीक है। तो ये जो कर्व है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, शो कर रहा है लैग बिटवीन बी एंड एच। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसका नाम हिस्टेरेसिस कर्व पड़ा। हमने इसका नाम कुछ और नहीं रखा, मैग्नेटाइजेशन कर्व नहीं रखा, डीमैग्नेटाइजेशन कर्व नहीं रखा, इसका नाम हमने क्या रखा, हिस्टेरेसिस कर्व। रीजन समझ में आ गया, हिस्टेरेसिस कर्व का रीजन क्यों है, क्योंकि हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैग। तो किसके बीच में, बी और एच के बीच में होने वाले लैग को ये दर्शा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा होगा ये। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी हिस्टेरेसिस कर्व। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और ये जो लैग आ रहा है, अगर आपसे पूछूं मैं एक लाइन में कि लैग क्यों आ रहा है, तो इस लैग का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, वो है आपका रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी। ना तो ये रिटेंटिविटी की प्रॉपर्टी होती और ना ये लैग आता। तो लैग क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण। यानी कि अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मेटल की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो डोमेन्स, यानी कि जब हम H इक्वल टू जीरो कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ डोमेन्स जो अपने फ्लक्स डेंसिटी को जीरो नहीं होने देते हैं, वो ये जो प्रॉपर्टी होती है रिटेंटिविटी की, यानी कि रिटेन करना अपनी पोलैरिटी, ये पोलैरिटी को जो रिटेन करने की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हिस्टेरेसिस आया, लैग आता है। और BH कर्व में समझ में आ रहा है। तो BH कर्व में जो लैग आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस कर्व को कहेंगे हिस्टेरेसिस कर्व। और क्यों आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिटेंटिविटी।
तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया, काफी डिटेल मैंने इसको कवर करा यार, बहुत ही डिटेल में जाके बताया है, डीप में। फिर भी कोई कमेंट अगर फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो या कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपनी यार पूरी कोशिश करी है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल विजुलाइज करवा सकूं किस तरीके से हो रहा है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह गए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर कवर करेंगे, हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टैरिसीस कर्व हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ हिस्टैरिसीस कर्व से क्या क्या चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही साथ कैसे हिस्टैरिसीस कर्व सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मेटेरियल को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। ये सारी बातें जानेंगे अगले लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।